नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का दावा, लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चुनावी राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा की नीति, सरकारी कंपनियों का नियंत्रण उद्योगपतियों को सौंपना, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी दहाड़ी, बीजेपी पर लगाया आरोप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को बड़ा झटका, ताबड़तोड़ इस्तीफा, कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में कर ली वापसी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि नोटबंदी के 7 साल पूरे, कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा इसने देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। और खबर में आगे बताएंगे कि जजों की नियुक्ति में देरी पर फिर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, कहा मनमानी कर रही है सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट का दावा, लोग बदलाव चाहते हैं, चुनावी राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। उनका मानना है कि देश की जनता भाजपा का शासन देख चुकी है, जिसके बाद अब लोग बदलाव चाहते हैं। मतदाताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस के पक्ष में है और लोग फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम पर बात करते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान में इस बार परिस्थिति अलग है। प्रदेश में हर बार बदलाव होता है, लेकिन इस बार मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। लोग भाजपा का कार्यकाल देख चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में 5 राज्यों में बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की नीति, सरकारी कंपनियों का नियंत्रण उद्योगपतियों को सौंपना, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी दहाड़ी, बीजेपी पर लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल की नीति सरकारी कंपनियों का नियंत्रण उद्योगपतियों को सौंपने की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि IIM और अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था यानी कि एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विचार देश को आगे ले जाना था। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस IIM और एम्स जैसे बड़े अस्पताल लेकर आई और इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की सोच ऐसे संस्थान स्थापित करने की थी जो देश को आगे ले जाएंगे। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BHEL की स्थिति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार द्वारा संचालित कंपनियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपति मित्रों को दी गई है। उन्होंने कहा कि नौकरियों का निजीकरण हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है और कर्मचारियों को डर है कि उनके पैसे का क्या होगा। प्रियंका गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जिस स्कूल में मोदी जी पढ़ते थे वे कांग्रेस ने बनवाया था। मुझे नहीं पता कि मोदी जी कभी कॉलेज गए थे या नहीं, लेकिन कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल गया। उनकी संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की डिग्री भी कांग्रेस द्वारा दिए गए कंप्यूटर द्वारा मुद्रित की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी को प्रदेश स्तर पर झटके लग रहे हैं और कई पूर्व मंत्री फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह शाही शहर पटियाला में भी मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए अशुभ साबित हुआ। पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब जिला भाजपा पटियाला शहरी SC मोर्चा के अध्यक्ष संजय हंस, SC मोर्चा के उपाध्यक्ष दीपक टिवाड़ा और वार्ड नंबर 36 के पूर्व पार्षद सम्मी कुमार डेंटर फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटबंदी के 7 साल पूरे, कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा इसने देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया। जी हां दोस्तों, नोटबंदी को 7 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि भारतीय अभी भी नोटबंदी के घाव को झेल रहे हैं। इस कदम से छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। खड़गे ने कहा करोड़ों लोगों को नोटबंदी के कारण अपने ही पैसे के इंतजार में लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। खड़गे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि 86.4% नोटों के बंद किए बिना हम कैशलेस इकोनॉमी क्यों नहीं बन सकते। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 2016 के केंद्र के नोटबंदी के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये 1% पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए 99% आम भारतीयों पर हमला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के कदम को रोजगार खत्म करने
श्रमिकों की आय रोकने, छोटे व्यवसायों को खत्म करने, किसानों का नुकसान पहुंचाने और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जजों की नियुक्ति में देरी पर फिर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, कहा मनमानी कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के मनमाने रवैये पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम जो भी सिफारिश कर रही है, केंद्र उसमें सेलेक्टिव रवैया अपना रहा है। इसने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हाई कोर्ट के कई जस्टिस के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है, लेकिन वो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। जो भी कॉलेजियम की सिफारिश है उसमें केंद्र की ओर से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जज जब कार्यभार संभालेंगे तो ही काम करेंगे। ये सरकार की भी चिंता होनी चाहिए। क्या कॉलेजियम मिलकर ये प्रस्ताव करे कि अमुक बेंच को केस ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की पिक एंड चूज पॉलिसी से जजों की वरिष्ठता और अदालतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने पूछा तीखा सवाल, अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी स्कूल कैसे पढ़ने गए। जी हां दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो पीएम मोदी खुद स्कूल पढ़ने कैसे गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कहती है 70 साल में क्या हुआ, अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी स्कूल कैसे पढ़ने गए। अगर स्कूल गए तो उसे कांग्रेसियों नहीं बनवाया होगा। मुझे नहीं मालूम मोदी जी कॉलेज पढ़ने गए या नहीं, लेकिन उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर छपा होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो मंच से मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी घोषणा में दम होता है। छत्तीसगढ़ में दहाड़े राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में मैंने आपसे वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी करूंगा। भाजपा कहती थी ऐसा नहीं होगा, हमने कर दिया। क्या किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ? जो मंच से मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता नहीं है, मेरा आपका पुराना रिश्ता है। मोदी जी यहां आए, उन्होंने वादा किया था 15 लाख हर आदमी के खाते में डालूंगा। क्या किया? किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया। कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, क्या ऐसा हुआ? कृषि कानून का तो किसानों ने ही विरोध किया। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी कहते हैं। आपने मध्य प्रदेश के उस वीडियो को देखा जिसमें बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा था। भाजपा नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते पर आदिवासी को इसी लायक मानते हैं। भाजपा आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं, हम आपसे गले लगते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के इस जबरदस्त भाषण के बाद उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान केंद्र सरकार के सामने रखेंगे मांग, आंदोलन के लिए बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अगले 3 महीने में देश भर में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी और उसके बाद फरवरी में किसान दिल्ली की ओर कूच कर देंगे। संगठन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई है। संगठन ने एक बयान में कहा है कि बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों की मांग के बारे में जागरूक करने के लिए अगले 3 महीने में देश भर में 20 महापंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 26 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया है। किसानों की 8 मुख्य मांगे हैं, जिनमें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून, कर्ज माफी, बिजली का निजीकरण रोकना और 60 साल से अधिक की उम्र के किसानों को पेंशन देना शामिल है। बयान के अनुसार बैठक में सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए जानबूझकर किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। संगठन ने कहा कि धान की 1509 और पीआर किस्मों की कटाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होती है, लेकिन अक्टूबर में प्रदूषण नहीं बढ़ता है। त्योहारों का मौसम आने पर दिल्ली में यह प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ बोले गद्दारी का प्रतीक है सावेर। प्रियंका गांधी के सामने पूर्व सीएम ने मंच से कहा, मैं सावेर को गोद लेने आया हूं। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी राम सिलावट पर हमला बोला। सावेर में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं केवल सावेर नहीं आया, मैं सावेर को गोद लेने आया हूं। जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों का है वो अधिकार सावेर के लोगों का होगा। मैं गोद लेने की बात सब जगह नहीं कहता हूं, लेकिन सावेर गद्दारी का प्रतीक है। कमलनाथ 2018 नहीं 2023 का मॉडल है, सबका हिसाब लिया जाएगा। मैं न्याय के लिए आप सबके साथ खड़ा हूं।
तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि न्याय के लिए खड़े हैं कमलनाथ और सबका हिसाब लेंगे, गद्दारों को सबक सिखाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले किसी के घर के सपने का जुमला बनाना अच्छा नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चंदला विधानसभा के सूरजपुर गांव में पिछड़े दलित और आदिवासी भाई बहनों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सपा के सरकार में आने पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। इसके बाद सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज मध्य प्रदेश में अपने एक कार्यकर्ता के यहाँ चाय पी, अच्छा होता कि उसके आवास पर पीता। उन्होंने आगे लिखा कि अगर लाल किले से किए गए उनके आवास के वादे उनके अपने दूसरे कार्यकाल के पूरे होने से पहले पूरे हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। किसी के घर के सपने को जुमला बनाना अच्छा नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम अशोक गहलोत ने किया अमित शाह के रथ हादसे पर रिएक्ट और कह दिए बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के लिए मंगलवार को नागौर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दरअसल शाह जब रथ में सवार होकर शहर की सड़क से सभा स्थल जा रहे थे, इस दौरान बिजली के तार रथ से टकरा गए। इसके बाद चिंगारियां उठने लगी और तार टूट गए। यह हादसा डिडवाना कुचामन जिले के परबसर शहर में हुए। दोस्तों, इसे हादसे को लेकर भाजपा ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़िया लोगों को कमजोर और कायर मत समझिए, ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय को एक ऐसे व्यक्ति के ठिकानों पर रेड के लिए भेजा है जो उनके चुनाव खर्च का रिकॉर्ड संभाल रहा है। बघेल ने इसे उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों को डराने का प्रयास बताया है। बघेल दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बुधवार सुबह दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में पटाखा व्यापारी सुरेश डिंगानी के ठिकाने पर छापेमारी की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार्रवाई किस मामले के संबंध में की जा रही है। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे लगा था कि पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही इसका खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, बघेल ने कहा कि सुबह सुबह ईडी को सुरेश डिंगानी जी के स्थान पर भेजा गया, जो मेरे नामांकन पत्र दाखिल करते समय मेरे साथ थे और चुनावी प्रक्रिया में मेरे अधिकारी व्यय लेखाकार रिकॉर्ड को संभालने वाले अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के रण में सीएम नीतीश कुमार ने चल दिया समाजवादियों का अमोघ अस्त्र, क्या छिन्न भिन्न हो जाएगी पीएम मोदी की ताकत? जी हां दोस्तों, जातीय सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस स्ट्रोक की नींव उसी दिन डाल दी थी जब जातीय सर्वे कराने का निर्णय लिया और उनकी अपेक्षा के अनुकूल अपरोक्ष रूप से बीजेपी और सवर्ण बुद्धिजीवियों का विरोध अदालत जा पहुंचा। ये नीतीश कुमार की राजनीति का एक तरीका है जब वो टारगेट वोटर को ध्यान में रखकर हर चुनाव में कुछ नया कर जाते हैं। इस बार भी 2024 का लोकसभा और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव को साधने के लिए जातीय सर्वे के प्लेटफॉर्म से एक नया और बड़ा दांव खेला है। राजनीति के इस खेल में इस बार उनकी विशेष नजर नरेंद्र मोदी से जुड़े अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट पर भी है और अपने इस निशाने पर नीतीश कुमार जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की राह पर चल पड़े हैं। इस नीति पर चलकर नीतीश कुमार नीति सरकार ने आरक्षण के कोटे को बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिवाली के आसपास यूपी कांग्रेस को मिलेगी नई टीम, 2024 की तैयारियों को दी जाएगी धार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस दिवाली तक नई कार्यकारिणी बनाने की तैयारी कर रही है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गठित किया जाएगा। ऐसे में दावेदार असमंजस में है, लिहाजा कार्यकारिणी की लिस्ट में नाम की मौजूदगी को लेकर पार्टी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दावा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 4-5 दिन में नई टीम की घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत की जा सके। यूपी
कांग्रेस कमेटी में 115 से 120 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें हर जिले के लिए एक सचिव नामित होगा, जिस पर युवा और संघर्षशील कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी। वहीं 5 से 6 जिलों पर एक महासचिव होगा, इस पर भी 50 साल से कम उम्र के सदस्य को तवज्जो दी जाएगी। वहीं मंडलवार संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी एक उपाध्यक्ष को मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यूज क्लिक ने हाई कोर्ट में की अपील, मामलों को रद्द करने की मांग, मीडिया चैनल को परेशान करने की शिकायत का लगाया आरोप। जी दोस्तों, न्यूज क्लिक मामले को लेकर न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि किसी भी दिशा निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं है। सिब्बल ने मामले में अपने मुवक्किल और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि ये एक मीडिया चैनल को परेशान करने के लिए दायर की से बेईमान और दुर्भावनापूर्ण शिकायत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी और सीएम शिवराज किसानों के हैं दुश्मन, झूठ बोलना इनका काम, किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने कर दिया पलटवार। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक दूसरे पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। इसके लिए सच झूठ सबका सहारा लिया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में बीजेपी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। साथ ही कमलनाथ ने कोटवारों को बदनाम देने का भी वादा किया है। कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार की किसान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन ये देखिए, विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुमार विश्वास के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट, पुलिस में शिकायत। जी हाँ दोस्तों, मशहूर कवि कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों के कार को टक्कर भी मारी गई। घटना हिंडन नदी के पास का है। उन्होंने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मी की कार को न केवल टक्कर मारी गई बल्कि रोकने पर मारपीट भी की गई। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया में घटना को लेकर एक्स पर लिखा कि आज अलीगढ़ जाते समय वसुंधरा स्थित घर से जब निकला तो हिंडन के तट पर किसी कार चालक ने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों की कार पर दोनों ओर से कार की टक्कर से हमला करने की कोशिश की। दोस्तों, कुमार विश्वास ने आगे लिखा कि जब नीचे उतरकर सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका तो उसने न केवल यूपी पुलिस के सिपाही अपितु केंद्रीय बलों के सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया। पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, कारण पता नहीं चल पाया है। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे। आप सबकी शुभकामनाओं हेतु आभार। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की खबर आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय गणना रिपोर्ट का बीजेपी कर रही है समर्थन, तेजस्वी ने कर दिया। आखिरकार क्यों कर रही है समर्थन, इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय गणना के तहत सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद कहा कि आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। केंद्र सरकार विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सदन में संबोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जातीय गणना रिपोर्ट का समर्थन भाजपा ने मजबूरी में किया है। मंगलवार को विधानमंडल परिसर में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि रिपोर्ट के बाद कौन सी जाति की क्या आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, सब कुछ सामने आ गया है। सभी को मालूम हो गया है कि किस जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निश्चय था कि जातीय गणना की जाए ताकि वंचित समाज को उनका पूरा हक मिले। इसी रिपोर्ट के आधार पर वंचितों के उत्थान के लिए काम होगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री सभी को 2022 तक पक्का मकान देने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए हैं। लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार वैसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है उन्हें जमीन खरीदने और घर बनाने के लिए पैसा देगी। जिसको जमीन नहीं था, घर नहीं था, काम नहीं था, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं। यही आर्थिक न्याय है। चुनाव के वक्त हमने वादा किया था, वही आज कर रहे हैं। करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव देश की एकता के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कलंक को साफ करें, खड़गे ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार में ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव उम्मीदवार या पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में माताओं बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ किसान का कर्जा माफ, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन
पेंशन बहाल होगी। किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देने का भी काम हमारी सरकार करने वाली है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथी के दांत की तरह हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम देश में एकता रखना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कहेंगे कि ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये देश की एकता के लिए चुनाव है और हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों का कर्ज, बिजली बिल, मुफ्त शिक्षा, छत्तीसगढ़ में कई ऐलान कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने जनता से कहा, मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफी पुराना और गहरा रिश्ता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम यहां आए और आप लोगों से 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या आपको पैसे मिले? पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। किसान बिल में किसानों को फायदा हुआ, किसानों ने खुद ही बिल को रद्द कर दिया। आपको पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो रोज की खबरें आप तक पहुंचेंगी सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।